नमस्ते। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन एम्पीयर्स लॉ। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स सॉल्व राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, ए लार्ज मेटल शीट is carrying a large metal sheet is carrying an electric current along its surface along its surface with uniform current per unit length equal to K. यूनिट क्या रहेगी इसकी? एम्पियर पर मीटर। ओके, सो मैं डायग्राम आपको बता रहा हूं एंड यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 2 points C. So this is the plate and it's a very large plate. Okay, it is infinite in this dimension as well as in this dimension. Okay, and it has some thickness is fixed, it has certain thickness. Okay, well, now it is carrying current. So current आपको कैसे दिखेगा? यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं मैं। इस तरीके से करंट कैरी कर रहा है और आपको क्या दे दिया गया है? करंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ से इसका मतलब है कि यहाँ की अगर मैं कोई भी लेंथ से x पिक कर लूं तो इस x पार्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? सिर्फ इसी पार्ट से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना आएगा? k इंटू एक्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। k एम्पियर पर मीटर, k is constant. Okay, so I am asking magnetic field at this point here P, and this is at a distance small a, at a perpendicular distance small a from the plate. ठीक है, एक और पॉइंट है Q जो कि यहां से कुछ डिस्टेंस पे है नीचे, दिस डिस्टेंस है C. तो आपको इन दोनों पॉइंट्स पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो हम एक काम करते हैं कि इसको इस साइड से व्यू बना लेते हैं ताकि इजी होगा हमें डील करना। लेट अस ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ इट। ट्राई टू विजुअलाइज। मैं इस सामने से देख रहा हूं, सामने से देखने में मुझे क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये ड्रॉ कर दे रहा हूं। सो हाउ विल इट लुक लाइक? सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और जो करंट है वो मेरी तरफ आ रहा है। सो दिस इज द करंट इट इज हैविंग, और ये जो मैंने लाइन बनाई है इट विल स्ट्रेच टू इनफाइनाइट। यस, यहां पे मेरे पास पॉइंट है P, एक एक करके निकालेंगे, और Q है नीचे। अच्छी बात है। अब सोचते हैं हम कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज एम्पियर्स लॉ हियर। सो डायरेक्शन समझने के लिए हम क्या करेंगे? आई कैन थिंक दिस एज parallel, so many thin wires placed parallel to each other. Can I? Yes. तो ऐसा सोच सकते हैं अपन कि बहुत सारे इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं और वो इस तरीके से साइड बाय साइड रखे हुए हैं, और वो भी कितने इनफाइनाइट नंबर्स में रखे हुए हैं। दे विल फॉर्म दिस कॉन्फ़िगरेशन जो हमें दिया गया। अच्छा, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन। सो व्हाट विल वी डू? इसके लिए आप ये सिंपल सी बात समझिए कि सपोज मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दिस पॉइंट। ठीक है, अब यहां से कोई भी मैं यहाँ पे कोई डिस्टेंस x लेता हूं। लेट अस कंसीडर ए डिस्टेंस x, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं, और ये छोटे से एलिमेंट में जो करंट है वो कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ।
तो ये छोटा सा एलिमेंट पी पॉइंट पे कहाँ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वेयर विल इट प्रोड्यूस द फील्ड एट पॉइंट पी. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट इज कमिंग आउट. So field produced by this element, I am calling this element as 1, will be like this, perpendicular to this line. It will be small field dB1. अच्छी बात है. Now let us take another element. I have full freedom. P point कहीं पर भी हो, इसके राइट में भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, लेफ्ट में भी बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, एंड इट विल बी ट्रू फॉर एनी पॉइंट P. ठीक है, नॉट ए स्पेसिफिक लोकेशन. यस और नो, बिकॉज ये इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया हुआ है मुझे. तो अब यहाँ पे भी सोचते हैं अपन, यहाँ पे भी सोचते हैं. मैंने उतनी ही डिस्टेंस x पे एक यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, विच इज कैरिंग दिस करंट. लेट्स कॉल दिस एलिमेंट टू बी 2. तो ये जो एलिमेंट नंबर 2 आप देख रहे हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आएगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगा. इट विल बी dB2. अब आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल इक्वल आ रहा है, तो ये dB1 और dB2 कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे इनके कंपोनेंट्स. यस. सो जस्ट अ मिनट, लेट मी रिजॉल्व these components here. अच्छा, मैंने ये डायरेक्शन थोड़ी सी गलत बना दी है, so let me correct myself once again. See, तो एक्चुअली करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ऐसा नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ठीक है, सो दिस इज माय ब्लू लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. आप लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये दोनों, ये रेड लाइन के परपेंडिकुलर है, ये ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है, आप लोग रिजॉल्व वगैरह कर सकते हैं. दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस. तो आप पाएंगे कि इसके ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, जबकि ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिकॉज दिस डिस्टेंसेस आर सेम एनीवे. सो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है, म्यू 0 I बाई 2 पाई आर. आर पे डिपेंड करता है. इन दोनों में करंट डी आई होगा. सो dB1 dB2 के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, और इनके परपेंडिकुलर टू द प्लेट जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बचेगा वो सिर्फ कौन सा बच रहा है, यू नो, टुवर्ड्स लेफ्ट. आर यू गेटिंग इट? एंड इट विल बी ट्रू नॉट ओनली एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट P यहाँ पर भी होता तो भी ये ट्रू हो जाता, क्योंकि P के राइट में भी मुझे एलिमेंट मिलते हैं और P के लेफ्ट में भी मुझे एलिमेंट्स मिलते हैं. इज दैट ओके? और ये सिर्फ दो एलिमेंट्स की वजह से ही नहीं बोल रहा हूँ मैं. आप यहाँ पे कोई डिफरेंट एक्स डैश डिस्टेंस पे एक एलिमेंट उठा लीजिए, उसी एक्स डैश डिस्टेंस पे यहाँ पर भी एलिमेंट मिल जाएगा. तो इन दोनों का भी जो फील्ड निकालेंगे, डायरेक्शन में क्या आएगा, पैरेलल टू द प्लेट. सेम वे नीचे की तरफ देखिए आप, सपोज नीचे अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया होता, अब ऐसे ही समझ लो, तो जो 1 है वो कैसे प्रोड्यूस करता, सोचो. बाहर की तरफ है, तो ये जो 1 है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड प्रोड्यूस करता dB1, और जो 2 है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड प्रोड्यूस करता, ये जो लाइन आ रही है, और ऐसा नीचे की तरफ dB2. ठीक है, तो इनके भी कौन से कंपोनेंट ही बचते, पैरेलल टू प्लेट कंपोनेंट बचते, ये कैंसिल आउट हो जाते. तो यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन आती है वो टुवर्ड्स राइट आती है, यहाँ पे क्या आ रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है. सो इतना तो अपन ने समझ लिया कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ डायरेक्शंस. और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से भी कर सकते हैं, बाय द बायर-सावर्ट्स लॉ इंटीग्रेशन. क्या करोगे, सो मैनी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, यू कैन ट्राई इट. मैं इसे एम्पियर्स लॉ से आपको करके दिखा रहा हूँ. ठीक है. अब एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए मुझे एम्पीरियन लूप एज्यूम करना पड़ता है, उसके लिए मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, तभी मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन से बाहर ला पाऊंगा. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. तो ये डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए. आई होप समझ में आ गया होगा. तो इस डायग्राम से सिर्फ हमने क्या समझ लिया है, हमने समझ लिया है कि P और Q पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी होने वाली है. सो द कंक्लूजन हियर इज, ये जो प्लेट है, दिस प्लेट, ऊपर के जो पॉइंट्स हैं अबव द प्लेट, उनमें ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो टुवर्ड्स लेफ्ट प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, और जो नीचे के पॉइंट्स है वहां जो फील्ड आ रहा है वो टुवर्ड्स राइट आ रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड नीचे. I can call it, say it is B1, it is B2. I do not know. Okay, now here I have the point P. Now I'm going to use Ampere's law. So let us consider Amperian loop. So Amperian loop क्या मानूंगा मैं, एक rectangle. Yes, so I will consider a rectangle. मुझे ये dimension already दे दी गई है. This dimension is A. So I'm going to take Amperian loop like this. ठीक है. At the same distance I have taken. This is also A. Here is my point P जहां पे मुझे फील्ड चाहिए. ओके, ऑल राइट. सो नाउ व्हाट विल आई डू,
let us take the sense of integration here. So I'm taking anti-clockwise sense. This is my Amperian loop. To use Ampere's law, what will you write? Ampere's law says integral B dot dl is equal to mu 0 into I enclosed. यही बोलता है, अच्छी बात है. अब ये डायमेंशन तो मेरे पास a और a मिलके 2a हो गई, मुझे ये डायमेंशन और चाहिए, तो इस डायमेंशन को मैंने y मान लिया. ठीक है, लेट्स टेक दिस डायमेंशन टू बी y. तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास y. इनको अपन कुछ नाम दे सकते हैं. ओके, वी कैन गिव सम नेम टू इट. से कॉल इट C, D, E, F. वेल, सो जैसा मैंने सोलेनोइड के केस में किया था, आई विल ब्रेक दिस साइड बाय साइड. तो B डॉट डी एल कौन सी साइड के लिए लिख दूं पहले? B डॉट डी एल फॉर फर्स्ट साइड, लेट्स कॉल इट CD. देन B डॉट डी एल फॉर DE. देन प्लस B dot dl for EF, then B dot dl for what remains, FC, is equal to mu 0 into I enclosed. Now one by one understand. CD का हाफ पोर्शन है ऊपर, हाफ पोर्शन है नीचे, थिकनेस इज नेग्लिजिबल. नाउ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज टुवर्ड्स राइट. सो CD के इसमें B डॉट dl 0 आ जाएगा, B एंड dl परपेंडिकुलर है, यहाँ भी B डॉट dl 0 आ जाएगा. सो एंटायर CD पे आपका जो B डॉट dl बन रहा है वो 0 बन रहा है. उसके बाद D की बात कर लेते हैं. तो D you have this Y, magnetic field is parallel to this, so B की वैल्यू B2 है. बट अंडरस्टैंड डिस्टेंसेस मैंने सेम ले रखी है, तो जो मैग्नीट्यूड इधर आएगा वही मैग्नीट्यूड इधर आएगा. सो आई कैन राइट द मैग्नीट्यूड एट दिस लोकेशन इज सेम ऑन बोथ द लोकेशंस. ओके, सो लेट्स कॉल दिस एज B ओनली. सो हाँ, अगर मैं डिस्टेंस बदल दूंगा तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ सकता है. आई विल चेक कि क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड A पे डिपेंड कर रहा है या नहीं. विल आल्सो चेक दैट. ऑलराइट, सो व्हाट यू गेट हियर B into Y positive. Do you agree with this? B dot dl across this line, B into Y. What about this? वापस से B perpendicular to dl हो गया, तो इसका 0 आ जाएगा. And what about this? B लेफ्ट की तरफ, इंटीग्रेशन का सेंस भी लेफ्ट की तरफ, तो पॉजिटिव ही रहेगा. So I will get this as B into Y. And what is I enclosed? So you check how much length is enclosed here. It's a continuous current. So Amperian loop can cut continuous current. So how much is this length? This length is Y. What is current per unit length? K. So what is the current crossing? K into Y. Agree? So here this term becomes equal to mu naught into K into Y. Okay. So what will you get if you write? You get 2By. You get 2By is equal to mu naught into K into Y. Y cancels out. So B comes out to be mu naught K by 2. And the good thing is it is independent of A. It is independent of distance A. तो फिर आप Q के लिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. Q के लिए भी वैल्यू कितनी ही आएगी, mu naught K by 2. So it is producing a constant field parallel to itself. It's not a question actually. It's a derivation, it's a formula. So आप इसे ध्यान भी रखें. एक infinitely long plate जिसमें की करंट उसकी सरफेस के along है, वो जो फील्ड प्रोड्यूस करती है वो पैरेलल टू प्लेट प्रोड्यूस करती है. और ये तो है ही कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के तो परपेंडिकुलर ही आना है. बाइट-सावर्ट्स लॉ ही बोलता है कि dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. So there current B is perpendicular to the current. So करंट बाहर की तरफ है, तो ये इन द प्लेन ऑफ बोर्ड आपको फील्ड दिख रहा है, बट इट इज पैरेलल टू द प्लेट एंड इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेट. नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दिस रिजल्ट डायरेक्टली? तो इसके लिए आप ये डायरेक्शनल सेंस भी याद रखिए कि ये आपकी अगर प्लेट है, से दिस इज द प्लेट यू हैव, ओके, दिस इज द प्लेट एंड current is outward, so this is the magnetic field line for a wire I have drawn. ठीक है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, ये आपका करंट एलिमेंट है और तो करलिंग किधर की तरफ हो रही है इन दिस सेंस. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा. यहीं पे अगर ये करंट इनटू हो रहा होता, सपोज ये करंट अंदर जा रहा होता, तो भी अपन सॉल्व कर लेते, यही सेंस बनता मैग्नेटिक फील्ड का. बट ये एरो इस तरीके से आता, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहाँ ऐसा. तो आप फॉर्मूला प्लस
डायरेक्शन के साथ इसे याद रखने वाले हैं। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया है कि हमने कैसे सॉल्व किया है। ओके वेल, सो अब हम बात करेंगे सेकेंड पोर्शन की, विच इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मीनवाइल यू नोट दिस डाउन। ओके, तो हेडिंग बना लेते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें अपन बात करेंगे फर्स्ट, फोर्स exerted by magnetic field on a charged particle। ठीक है, चैप्टर यहां से भी स्टार्ट किया जा सकता था। ओके, सो दूसरा इसमें आएगा आपका ऑन फोर्स ऑन ए करंट carrying element or wire by magnetic field। तीसरा आएगा आपके पास टॉर्क ऑन ए current carrying loop by मैग्नेटिक फील्ड। और इसी थर्ड प्रिंसिपल पे आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स काम करते हैं कि वहां पे करंट कैरिंग लूप वाइंडिंग्स होते हैं, यस, और उनमें जब करंट फ्लो होता है और मैग्नेट्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो करंट कैरिंग लूप्स पे वहां टॉर्क लगता है और उससे वो मोटर रन करता है। ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे इन चीजों की। सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थ्री थिंग्स। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, इसी से ये आएगा और इसी से ये आएगा। फोर्स ही टॉर्क एक्सर्ट करता है ना। ओके, so let's start from the first part, that is the force exerted by magnetic field on a charged particle. Okay, now the formula which I am going to write is experimental. You cannot derive it from some law. Okay, so लिखिए कुछ फैक्ट्स और उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। हेडिंग बना लिया आपने, हेडिंग क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट exert, underline does not, any force on stationary charged particle, यानी रुके हुए चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। ओके, मतलब अपन लिखेंगे लाइन चेंज करके, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब वेलोसिटी तो फ्रेम डिपेंडेंट होती है बच्चों, है ना, तो क्या ये फोर्स भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा? तो इसके बारे में हम यहाँ पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, इट इज आउट ऑफ अवर डिस्कशन एक्चुअली। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो फ्रेम डिपेंडेंट फॉर ए चार्ज पार्टिकल। ओके, सो हम क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा वहां पे जो वेलोसिटी टर्म आएगा, इट इज इन ग्राउंड फ्रेम। टेक केयर, ओके, यू हैव टू यूज ग्राउंड फ्रेम फॉर दैट। So we are studying the classical magnetism here. We are not going into the relativistic magnetism. It is different, yes. So
हमें खुद को लिमिट में रखना है इधर पे। ओके, तो लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। मतलब जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल का, वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, velocity of charged particle is parallel to magnetic field, then magnetic force on the particle is zero. Magnetic force on the particle is zero. Third thing, magnetic force is proportional to amount of charge on the particle. तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको लिखवाए हैं। मतलब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा। ये भी बात आप लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट में, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और किस पर डिपेंड कर गया? अमाउंट ऑफ चार्ज और वेलोसिटी। तो ये तीन फैक्टर आ गए, चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग विद द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाता है फिर हमारे पास, दिस इज द एफ मैग्नेटिक ऑन ए चार्ज पार्टिकल, एफ magnetic on a charged particle becomes equal to Q, the amount of charge, into V cross B. This is the formula which you have to use. ठीक है, Q V क्रॉस B। Q क्या हो गया आपके पास? चार्ज ऑन द पार्टिकल। ठीक है, अगर हम वेक्टर रिलेशन की बात करें तो पुट विथ साइन, मतलब नेगेटिव अगर रहा तो मेरा जो फोर्स है वो V क्रॉस B के अपोजिट लगेगा, पॉजिटिव चार्ज रहा तो फोर्स V क्रॉस B की ही डायरेक्शन में लगेगा। सो पुट विथ साइन, और मैग्नीट्यूड के लिए तो कोई बात नहीं है। और V आपकी हो गई वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और B हो गया बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, magnetic field at location of charge particle। और डेफिनेटली कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद के मैग्नेटिक फील्ड से खुद पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कराएगा। आपको बताइए कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, यस, तो वो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, तो किसी और का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव। अब इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहली बात कि क्यू वी क्रॉस बी, जैसे अपन क्या भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सपोज ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, पार्टिकल इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर है उसका, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो फिर क्या आ जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास? क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, यस। तो चलिए कुछ बातें लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन को लेके। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पॉइंट फॉर्म में लिखते जाइए, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b वेक्टर, v क्रॉस b वेक्टर, v is velocity, okay, v cross b vector if the charge particle is positive, if the charge particle is positive। दूसरा पॉइंट, and direction of magnetic force is opposite to v cross b vector if particle is negatively charged, opposite to v cross b vector if particle is negatively charged। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, वही क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे भी लगेगा, जैसे बायट-सावर्ट्स लॉ में था, वहां पे dl क्रॉस b किस किस के बीच में अपना क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते थे अपन? dl क्रॉस r के बीच में, यस। और यहाँ पे v एंड b, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो राइट हैंड थंब रूल यूज होगा। अब एक और पॉइंट मुद्दे की बात कि जो v क्रॉस b है, ये बताओ v क्रॉस b
किस किस के परपेंडिकुलर होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है ना, दैट A cross B is perpendicular to A and B both. So I can write here V cross B will be perpendicular to both V and B, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो V क्रॉस B के पैरेलल है, एंड F, अब मैं सिर्फ F लिख रहा हूं, मतलब ये मैग्नेटिक वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, एंड F इज पैरेलल टू V क्रॉस B, या तो सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। तो इन दोनों लॉजिक से मैं क्या बोल सकता हूं कि F इज परपेंडिकुलर टू V एंड B, मतलब फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ये इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ काम की बातें समझते हैं यहाँ पे। आप बताओ मुझे, अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो क्या वो कोई वर्क कर सकता है? जी नहीं। तो क्या वर्क कैसे लिखोगे? सबसे पहली बात, फोर्स वेरिएबल रहेगा। क्यों फोर्स वेरिएबल? इसलिए रहेगा क्योंकि सपोज पार्टिकल के पास अभी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है और फोर्स लग गया उस पर, तो वेलोसिटी चेंज होगी, फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो गई तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो वर्क कैसे लिखोगे आप? वर्क लिखोगे आप इंटीग्रल एफ डॉट डी एस से। पावर कैसे लिखोगे आप? एफ डॉट वी से। तो जो ds वेक्टर है उसकी डायरेक्शन v वेक्टर में ही होती है और फोर्स v वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो कोई वर्क कर पाएगा क्या? ये नहीं। कोई पावर डिलीवर कर पाएगा? नहीं। तो कोई वर्क नहीं कर पा रहा है, या बोलो कोई पावर नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी चेंज कर पाएगा? जी नहीं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस, मतलब ये स्पीड भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो फिर ये फोर्स करेगा क्या? इट विल चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, क्या ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा? जी हाँ, जब लगेगा तब करेगा। हाँ, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रहा है। इज दैट ओके? So if I ask you, a charged particle goes undeflected or undeviated in magnetic field, what is the possibility? The possibility is it is moving parallel to the magnetic field, or there is some other force which is opposite to the magnetic force. That's the only possibility if it goes undeviated there. I hope you are able to understand. Okay? Well, हम ये सारी बातें करेंगे। यहाँ पे इतना नोट करिए आप, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, और पॉइंट लिखिए नीचे, as magnetic force is perpendicular to the velocity, so power delivered or power of magnetic force is equal to 0. किसी फोर्स की पावर कैसे निकालते हैं अपन? पावर हम निकालते हैं F डॉट V से, और इस मैग्नेटिक फोर्स की जो पावर है वो कैसी आ रही है? 0. Underline that. Line change and write. Work done by magnetic force on a charged particle. Work done by magnetic force on a charged particle is also 0. So, magnetic force cannot change. Magnetic force cannot change kinetic energy of a charged particle. Kinetic energy of a charged particle. So, it cannot change, और दूसरे टर्म्स में it cannot change speed of the charged particle. Speed of charged particle